आगे प्रिया सोच रही होती है कि वो इस सुहागरात से कैसे बचे, कि वो फिर से चीजें इमेजिन करने लगती है और वो ये इमेजिन करने लगती है कि मान फिर से उसके साथ सोने की कोशिश कर रहा है और उसे अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखकर तो प्रिया के होश ही उड़ जाते हैं। तो वो अपने आप को समझाती है और कहती है कि ये सब सच नहीं है बल्कि उसका वहम है और वो फिर से चीजों को इमेजिन कर रही है। और प्रिया किसी तरह अपने आप को संभालती है। उसके बाद मान चेंज करके बाहर आता है और प्रिया को ऐसे अवतार में देखकर तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि प्रिया सुहागरात से बचने के लिए ढेर सारे कपड़े पहनकर मान के सामने खड़ी हो जाती है। तो मान प्रिया का ऐसा रूप देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और प्रिया से पूछता है कि तुम्हें गर्मी नहीं लग रही। तो प्रिया कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो मान कहता है मुझे ऑफिस में कुछ काम है इसलिए मैं काम पर जा रहा हूँ। तो प्रिया जैसे ये सुनती है कि मान काम पर जा रहा है तो वो राहत की सांस लेती है और मान के लिए दरवाजा खोलती है और उसे बहुत ही अच्छे से ऑफिस के लिए विदा करती है। तो मान प्रिया का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन वो जाते जाते प्रिया को टीज करने से पीछे नहीं हटता और वो कहता है बेबी आज रात को मिलते हैं। तो प्रिया जैसे ये बात सुनती है तो उसकी खुशी सीधे गम में बदल जाती है, क्योंकि आज रात तो मान उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ऊपर से मान यहाँ पर प्रिया को किस करके वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर तो प्रिया के और होश उड़ जाते हैं और वो सोचती है कि आज रात वो मान से कैसे बचेगी, क्योंकि आज तो मान पूरे मूड में है और वो बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ेगा। और प्रिया यही सारी बातें सोच सोच कर पूरी तरह से पगला रही होती है। दूसरी तरफ चेरी मैक के साथ डिनर कर रही होती है। तो यहाँ पर मैक को चेरी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, पर उसे मजबूरन चेरी के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ रहा होता है। तो यहाँ पर चेरी मैक को कहती है कि आज मेरे पास फ्री टाइम है और मैं मार्केट जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो मैक यहाँ पर चेरी को बिल्कुल भी मना नहीं कर पाता और उसे मजबूरन चेरी के साथ जाने के लिए हमें भरनी पड़ती है। इधर दिया पूरी तरह से परेशान रहती है कि आखिरकार मैक ने उसे यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया है, उन दोनों को खाते देखने के लिए। और बेचारी यही सब सोच सोच कर बोर हो रही होती है कि तभी मैक उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मार्केट जाना होगा। तो दिया यहाँ पर मैक की बात बिल्कुल भी नहीं समझती। तो मैक यहाँ पर दिया को इस बारे में समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर दिया उसकी एक बात भी नहीं सुनती। तो यहाँ पर मैक चेरी को कहता है मैं अपने सारे वर्कर्स को काम समझा कर आता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और मैक ये कहकर दिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे मैक दिया को कहता है कि मैं और चेरी मार्केट जा रहे हैं और तुम भी मेरे साथ चल रही हो। तो दिया कहती है तुम दोनों के बीच मैं क्या करूंगी, तुम दोनों को मार्केट जाना है तो तुम दोनों जाओ ना, मुझे इन सब में क्यों घसीट रहे हो। तो मैक कहता है मेरी मजबूरी समझो, मैं चेरी के साथ अकेले मार्केट नहीं जा सकता। चेरी एक एक्ट्रेस है, अगर किसी ने मार्केट में हम दोनों को एक साथ देख लिया तो हमारे बारे में बातें बनने लगेगी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो दिया कहती ओ अब मैं समझी, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की इमेज को बचाना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे अपने साथ मार्केट ले जाना चाहते हो ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो मैक कहता है तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो दिया कहती है ठीक है, जब चलना होगा मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और दिया ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो मैक यहाँ पर दिया को बताता है कि मैं और चेरी एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे, चेरी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो दिया ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, पर वो मैक के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो ऐसा ही जताकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा मैक पूरी तरह से पगला जाता है कि आखिरकार उसने ये बात दिया को क्यों कही कि वो और चेरी कपल नहीं है, आखिरकार मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। इधर दिया काफी खुश हो रही होती है कि चेरी और मैक के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और वो यही सारी बातें सोच सोच कर स्माइल कर रही होती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में ये बात खटकने लगती है कि वो इतना स्माइल क्यों कर रही है, ये बात सोचकर कि वो दोनों कपल नहीं है। दूसरी तरफ मान के डैड ग्रैंडमा को थैंक्स कह रहे होते हैं मान और प्रिया को इतना अच्छा ब्राइडल हाउस गिफ्ट करने के लिए। तो ग्रैंडमा कहती है मेरा जो भी है वो प्रिया का ही तो है और मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे एक साथ खुश रहे। तो मान की मॉम कहती है ग्रैंडमा आपने बहुत ही अच्छा किया, मान और प्रिया अगर यहाँ पर रहेंगे तो उन्हें प्राइवेसी मिलेगी, वरना अगर वो हमारे घर में रहते तो उन्हें प्राइवेसी नहीं मिलती और न ही एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलता। तो ग्रैंडमा कहती है मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरी पोती की शादी एक ऐसे घर में हुई है जहाँ पर सारे लोग उससे प्यार करते हैं और उसका इतना ख्याल रखते हैं। अगर अब मुझे कुछ हो भी जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अब मैं निश्चिंत हूँ कि मेरी पोती एक अच्छे हाथ में है जो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। तो मान की मॉम कहती है ग्रैंडमा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको तभी 100 साल जीना है और प्रिया और मान के बच्चे के साथ खेलना भी तो है, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। दूसरी तरफ वो लोग मार्केट जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर चेरी एक मौका भी नहीं छोड़ती मैक को सेड्यूस करने का और उसे अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से रिझाने का। और बेचारा मैक मजबूरन चेरी की सारी बकवास बातें सुन रहा होता है, क्योंकि वो चेरी के मुंह पर ये कह तो नहीं सकता कि अपना मुंह बंद करो। इधर दिया भी उन दोनों की सारी चीजें
लाइनें सुन रही होती है, जिसे सुनकर तो उसे उल्टी आ रही होती है और वो काफी बोर भी हो रही होती है उन दोनों की सारी बकवास बातें सुनकर। इसलिए वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए उन दोनों की ढेर सारी नकल भी करती है और ये सब मैक देख रहा होता है और उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर वो चाहकर भी दिया को कुछ भी नहीं कह पाता। आगे वो लोग मार्केट पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर चेरी मैक को अपने साथ मार्केट जाने को कहती है। तो यहाँ पर मैक चेरी के साथ मार्केट जाने से बचने के लिए फोन पर बिजी होने की एक्टिंग करने लगता है और वो दिया को कहता है कि वो चेरी के साथ मार्केट जाए। तो बेचारी दिया का मन तो नहीं होता, पर उसे मजबूरन मैक की वजह से चेरी के साथ मार्केट जाना पड़ता है। और उसके बाद मैक चेरी को कहता है तुम दिया के साथ मार्केट जाओ, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाता है मैं तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। तो चेरी कहती है ठीक है और वो दिया के साथ मार्केट चली जाती है और बेचारा मैक चेरी के प्रकोप से बच जाता है। दूसरी तरफ मैक का मैनेजर मैक की वजह से काफी परेशान रहता है, क्योंकि मैक ने उसे ऑर्डर दिया होता है कि वो मिनट मिनट पर उसे कॉल करे, बात ना करे, बस उसे कॉल करे। एक्चुअली मैक ये सब कुछ जानबूझकर करता है ताकि वो फोन पर बिजी रहे और उसे चेरी के साथ टाइम स्पेंड करना ना पड़े और चेरी को भी ऐसा ही लगे कि मैक अपने काम में बिजी है, इसलिए वो उसे वक्त नहीं दे पा रहा। पर इन समय बेचारे मैक के मैनेजर की वाट लग रही होती है, क्योंकि वो बार बार मैक को कॉल करके काफी परेशान हो रहा होता है। इधर वान भी ये सारी चीजें सुन लेती है और वान को भी पता चल जाता है कि मैक ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि वो चेरी को इग्नोर कर सके। इधर दिया और चेरी मार्केट घूम रहे होते हैं तो यहाँ पर चेरी दिया को कहती है तुम्हारी और मैक की काफी बनती है, लगता है तुम मैक की काफी फेवरेट हो। तो दिया कहती है आपको गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते बल्कि मुझसे नफरत करते हैं। तो चेरी कहती है लेकिन ऐसा क्यों, तुम तो इतनी प्यारी हो, वो तुमसे नफरत क्यों करता है। तो दिया कहती है ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर चेरी कहती है मुझे जानना है, वैसे भी मेरे पास बहुत टाइम है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो दिया यहाँ पर चेरी को पूरी स्टोरी बता देती है, जिसे सुनकर चेरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो चेरी कहती है तुम दोनों की स्टोरी सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों के बीच पक्का कोई ना कोई केमिस्ट्री जरूर है, कहीं तुम मैक को पसंद तो नहीं करती। तो दिया कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं और मैक को पसंद करूं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे ओल्डर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमेशा डांटते ही रहते हैं। मेरा भाई भी मैक की ही उम्र का है, वो भी मुझे हमेशा डांटता ही रहता है और पापा की तरह मुझ पर हुक्म चलाता रहता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस तरह के बंदे को तो कभी भी डेट नहीं करूंगी। तो चेरी जब दिया के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो वो राहत महसूस करती है कि दिया मैक को पसंद नहीं करती, इसका मतलब इन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और वो यही सारी बातें सोच सोचकर काफी खुश हो रही होती है। इधर मैक जब उन दोनों को एक दूसरे से इतना गॉसिप करते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि ये दोनों उसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं और गॉसिप करके काफी मजे ले रहे हैं। दूसरी तरफ बेचारी कैट मान की शादी की वजह से पूरी तरह से देवदास मोड में चली गई होती है, जिसे ना ही खाने का होश रहता है और ना ही पीने का। तो यहाँ पर जून कैट का ख्याल रखता है और उसे पैम्पर करने की कोशिश करता है और उसके लिए जूस भी लेकर आता है। तो कैट को जून पर काफी गुस्सा आता है और वो कहती है इस जूस को यहाँ से लेकर जाओ वरना मैं तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगी। तो जून उस जूस को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कैट उसके हाथ से जूस छीन लेती है और पीने लगती है, क्योंकि हार्ट ब्रेक की वजह से उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया होता है। कि तभी उधर से मान भी ऑफिस आ जाता है। तो मान का मैनेजर मान को कहता है सर आपको अभी ऑफिस आने की क्या जरूरत थी, आज आपकी शादी हुई है, आपको अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। तो मान कहता है ऑफिस में थोड़ा काम था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो मान का मैनेजर कहता है बॉस आप यहाँ की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, यहाँ का काम मैं संभाल लूंगा, वैसे आप लोगों को तो हनीमून पर भी जाना होगा ना, तो आप लोग उसकी तैयारी कीजिए। तो मान कहता है हनीमून, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें तो हनीमून पर भी जाना होगा, मैं उसके बारे में सब कुछ प्लान करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बता देता हूँ। इधर कैट जब ये सारी बातें सुनती है तो बेचारी का दिल काफी जल रहा होता है उन दोनों के हनीमून के नाम से। दूसरी तरफ दिया ग्रैंडमा के पास आती है तो ग्रैंडमा दिया को कहती है क्या सब कुछ हो गया, तुमने खुद को मान को सौंप दिया। तो दिया कहती है अभी कुछ भी नहीं हुआ है दादी, उसे ऑफिस में कुछ काम था इसलिए वो ऑफिस चला गया, वो शाम में वापस आएगा और शाम में हमारी सुहागरात होगी, जिसे सोच सोच कर ही मैं इतना डर रही हूँ। तो दादी कहती है तुम इतना डर क्यों रही हो, ये सब तो नेचुरल है, तुम बस अपनी आंखें बंद कर लेना, सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। तो दिया कहती है दादी आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी यहाँ पर जान जा रही है और आपको मजाक सूझ रहा है, आपको मुझे इन सब से बचने का कोई आइडिया देना चाहिए, पर आप तो मुझे इन सब में ढकेलने की कोशिश कर रही हैं। तो ग्रैंडमा कहती है अब तुम दोनों की शादी हो गई है और ये सब तो एक नेचुरल चीज है जो हर मियाँ बीबी के बीच होता है और तुम दोनों के बीच भी होगा, इसलिए अपनी आंखें बंद कर लेना, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, तुम्हें इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर प्रिया इन सब के लिए रेडी ही नहीं होती, जिस वजह से वो पूरी तरह से परेशान रहती है। इधर दिया काम कर रही होती है कि तभी उसकी दोस्त जिया का कॉल आता है और जिया उसे बताती है कि वो उसके भाई के रिजॉर्ट पर काम कर रही है। तो दिया जब ये सारी बातें सुनती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो अपनी दोस्त को कहती है मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर
कर रही हो? तुम मेरे भाई को पटाने की कोशिश कर रही हो ना? तुम बहुत ही चालाक हो। तो जिया कहती है यहाँ का बॉस काफी हैंडसम है और उससे मेरी नजर ही नहीं हटती, तो मैं क्या करूँ? वैसे तुम बताओ, तुम कहाँ पर हो और तुमने ये क्या पहना है? तो जिया उसे बताती है कि उसे जॉब मिल गई है और वो एक रिजॉर्ट में काम कर रही है। और यहाँ पर ये दोनों सहेली एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मैक आ जाता है और दिया को कहता है थैंक यू सो मच मेरे साथ मार्केट जाने के लिए। तो दिया मैक के मुँह से थैंक यू सुनकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जिया के पास मीर आ जाता है और मीर यहाँ पर दिया को मैक के साथ देख लेता है। तो यहाँ पर मीर को ये गलतफहमी हो जाती है कि उसकी बहन मैक के साथ यहाँ से भागी है। तो यहाँ पर तो ये बात जानकर मीर को दिया पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे खूब डांट लगाता है और कहता है तुम यहाँ से चुपचाप भाग गई, ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे भागने के बाद मुझ पर क्या बीतेगी। तुम यहाँ से भाग गई और ऊपर से मेरे नंबर को भी ब्लॉक कर दिया ताकि मैं तुम्हें कांटेक्ट ना कर सकूं। मैं यहाँ पर तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ और तुम मैक के साथ हो, तुम इसी की वजह से यहाँ से भागी हो ना। तो दिया यहाँ पर अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है पर उसका भाई उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे धमकी देता है अगर तुम इस वीकेंड मुझसे मिलने नहीं आई तो तुम भूल जाना कि तुम्हारा कोई भाई भी था। और मीर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जिया मीर को मनाने के लिए उसके पीछे जाती है और उसे बताती है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि दिया मैक के साथ है। जब से दिया यहाँ से भागी है तब से मैंने दिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा, आज पहली बार ही मैंने उसे कॉल किया है, प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। और दिया ऐसी लड़की नहीं है जो किसी के साथ भी भाग जाए। तो मीर कहता है वो मेरी बहन है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ कि वो किस टाइप की है, वो एक नंबर की सेल्फ सेंटर है, उसे बस अपने आप से मतलब है, उसे मैंने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है इसलिए वो इतनी बिगड़ गई है, अब उसे डिसिप्लिन की जरूरत है जो मैं उसे देकर रहूंगा। इसलिए अपने दोस्त को जाकर समझा देना कि अगर वो इस वीकेंड मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तो अगली बार मैं उसके पास जाऊंगा और उसे घसीटते हुए घर लेकर आऊंगा। और मीर ये कहकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो जिया जब मीर का गुस्सा वाला चेहरा देखती है तो वो उस पर भी फिदा हो जाती है क्योंकि वो मीर से इतना प्यार करती है कि उसे मीर का हर रूप अच्छा लगता है। इधर दिया अपना सारा गुस्सा मैक पर निकालती है और कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम अभी बीच में नहीं आते तो मेरे भाई को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और मेरा भाई मुझे इस तरह धमकी नहीं देता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और यहाँ पर दिया अपना सारा गुस्सा मैक पर निकाल कर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा मैक पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्या किया जो दिया उस पर इतना भड़क रही है, इन सब में तो उसकी कोई गलती भी नहीं है। दूसरी तरफ वान फिर से चेरी से मिलने के लिए जाती है और उसके कान में दिया के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश करती है और उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने मैक को दिया से दूर नहीं किया तो दिया मैक को उससे छीन लेगी और वो देखती रह जाएगी। तो चेरी यहाँ पर वान की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती क्योंकि उसने दिया से ऑलरेडी ये बात पूछ ली थी कि क्या वो मैक को पसंद करती है और दिया ने उसे साफ साफ कह दिया था कि वो मैक को नहीं पसंद करती क्योंकि वो उससे काफी बड़ा है और उसका कोई भी इरादा नहीं है अपने से बड़े उम्र वाले बंदे को डेट करना, क्योंकि मैक उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर चेरी वान को कहती है तुम्हें गलतफहमी हो रही है, उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, उन दोनों के बीच बस एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है, तुम खामखा ही परेशान हो रही हो। तो वान कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें वार्न करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम इस बात को हल्के में ले रही हो, अगर तुमने कोई भी कदम नहीं उठाया ना तो दिया तुमसे मैक को छीन लेगी। तो चेरी कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं मैक को फोर्स नहीं कर सकती अपने साथ रहने के लिए, अगर मैक को किसी से प्यार है और वो उसके साथ खुश है तो मैं खुशी खुशी उन दोनों की लाइफ से दफा हो जाऊंगी क्योंकि मेरा प्यार किसी को जबरदस्ती अपने पास रखना नहीं है। और यहाँ पर चेरी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वान कहती है मैं तुम्हें वार्न करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम इस बात को हल्के में ले रही हो, जब दिया तुमसे मैक को छीन लेगी ना तब तुम्हें अकल आएगी और अपने किए पर पछतावा होगा। आगे दिया ऑफिस से घर आती है तो यहाँ पर प्रिया दिया को कहती है कि आज रात तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, जैसा हमने प्लान किया है तुम्हें मेरे साथ वैसा ही करना होगा। तो ग्रैंडमा यहाँ पर आकर प्रिया को समझाती है और कहती है तुम कब तक इन सारी चीजों से बचोगी, कब तक तुम बहाना बनाओगी, एक ना एक दिन तो तुम्हें खुद को मान को सौंपना ही होगा, तो तुम आज ही वो कर लो ना। तो यहाँ पर प्रिया ग्रैंडमा का मुंह बंद करवाती है और कहती है ग्रैंडमा आप ऐसी बातें कैसे कर सकती है, मुझे वो सारी बातें सोच कर ही कपकपी हो रही है, आप सोच भी नहीं सकती कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। तो ग्रैंडमा कहती है प्रिया ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें एक ना एक दिन मान का तो होना ही है ना, तो आज ही हो जाओ। और यहाँ पर दिया भी प्रिया को समझाती है कि ग्रैंडमा सच कह रही है, अगर तुम मान से प्यार करती हो तो ये सब करने में कोई बुराई नहीं है। तो प्रिया कहती ऐसा नहीं है कि मैं ये सब करना नहीं चाहती, बस मैं अभी रेडी नहीं हूँ इन सब के लिए, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो बेचारी दिया को मजबूरन प्रिया की हेल्प करनी पड़ती है कि तभी प्रिया को मान का कॉल आ जाता है। तो यहाँ पर मान प्रिया को बताता है कि आज मैं कुछ प्लान में चेंज कर रहा हूँ। तो प्रिया जैसे ये सुनती है कि मान प्लान चेंज कर रहा है तो उसे ये लगता है कि आज रात मान घर ही नहीं आएगा और वो इस बात का खुशी
खुशी मना रही होती है कि तभी मान उसे बताता है कि प्रिया अच्छे से रेडी हो जाओ, आज मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जा रहा हूँ हमारी शादी की खुशी में, इसलिए अच्छे से रेडी होना। तो यहाँ पर प्रिया कहती है हम लोग कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। तो यहाँ पर मान उसे बताता है कि हम मैक के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहीं पर हमने सारा इंतजाम किया है, इसलिए अच्छे से रेडी हो जाओ, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। तो प्रिया ये सारी बातें सुनकर तो काफी परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। मान ने पक्का कुछ ना कुछ रेस्टोरेंट में प्लान किया होगा, इसलिए यहाँ पर प्रिया दिया को कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ रेस्टोरेंट जाना होगा। तो दिया कहती है लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ। तो प्रिया कहती है मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा और मेरी हेल्प करनी होगी। आगे मान अपना सारा सामान लेकर प्रिया के घर आता है क्योंकि आज से वो यहीं पर रहने वाला होता है। तो यहाँ पर दिया प्रिया के कहने पर मान को कहती है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारा और प्रिया का ब्राइडल हाउस है और मेरा यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन अभी तक मुझे कोई अच्छा सा घर नहीं मिला है। जैसे ही मुझे अच्छा सा घर मिल जाएगा वैसे ही मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। क्या तब तक मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। तो मान कहता है कोई बात नहीं, जब तक प्रिया मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ पर रह सकती हो। और मान ये कहकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि मान को पता होता है कि ये सारा कारनामा प्रिया का ही है। तो दिया जब मान का ऐसा रिएक्शन देखती है तो वो समझ जाती है कि ये दोनों भाई एक ही कैटेगरी के हैं, एक नंबर के चालाक, इन्हें बेवकूफ बनाना इतना भी। आगे मान प्रिया के कमरे में जाता है तो प्रिया बड़े ही प्यार से दरवाजा खोलती है। तो मान जब प्रिया को ऐसे अवतार में देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि प्रिया यहाँ पर मान से बचने के लिए काफी टाइट कपड़े पहने होते हैं और उसे पहनकर वो यहाँ पर दांत निकाल रही होती है। तो मान जब प्रिया को इस तरह देखता है तो वो उससे पूछता है तुम इतने टाइट कपड़े पहनकर मेरे साथ डिनर पर चलोगी तो तुम्हारा खाना कैसे डाइजेस्ट होगा। तो प्रिया कहती है तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ और मेरा खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो मान यहाँ पर प्रिया को ज्यादा कुछ नहीं कह पाता और उसके बाद वो अपना सामान लेकर प्रिया के रूम में आता है। तो प्रिया जब मान का इतना सारा सामान देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो मान से पूछती है कि क्या आज रात तुम यहाँ पर सोओगे। तो मान कहता है हाँ आज रात क्या, मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ सोऊंगा। तो प्रिया ये बात सुनकर तो और डर जाती है। तो यहाँ पर मान अपने कोट उतारने लगता है और कहता है तुम्हारे आउटफिट के साथ मेरा इस तरह ड्रेसअप होना बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वरना लोग सोचेंगे कि हम लोग अलग अलग पार्टी में जा रहे हैं, इसलिए मैं अपना कोट उतार देता हूँ ताकि तुम्हारे आउटफिट के साथ मैच कर सके। तो प्रिया ये सारी बातें सुनकर तो और परेशान हो जाती है और वो कहती है मैं तुम्हारा नीचे इंतजार करती हूँ, तुम रेडी होकर नीचे आ जाना। और प्रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो मान जब प्रिया को इस तरह शर्माते हुए देखता है तो वो बड़ा ही खुश होता है और उसे लगता है कि प्रिया उसके हैंडसम से चेहरे को देखकर फिर से शर्मा गई और बेचारा इसी खुशफहमी में बड़ा ही खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ प्रिया सीधा दिया के पास आती है और दिया को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रेस्टोरेंट चलना होगा। तो दिया कहती है मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ, मान तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता है तो तुम उसके साथ जाओ, और ऊपर से हमने तो अपना प्लान बनाया है ना आज रात के लिए, तो फिर तुम फिक्र क्यों कर रही हो। तो प्रिया कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं रेस्टोरेंट के बाद घर ही वापस ना आऊँ। तो दिया कहती है तुम कैसी बातें कर रही हो। तो प्रिया कहती है क्या तुमने टीवी और ड्रामा नहीं देखा है जहाँ पर हीरो हीरोइन को अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर जाते और उसके बाद वहाँ जाकर हीरोइन टल्ली हो जाती है और वो दोनों होटल में ही एक रात गुजारते हैं। मुझे लगता है कि मान का भी यही प्लान है, उसका कोई इरादा नहीं है घर वापस आने का। अगर वो घर ही वापस नहीं आया तो हमारा ये प्लान तो पूरी तरह से चौपट हो जाएगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो दिया यहाँ पर प्रिया को समझाती है कि अगर तुम इतना ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हो तो तुम्हें इस बारे में मान से बात करनी चाहिए, शायद मान तुम्हारी फीलिंग्स समझे और तुम्हें ये सारे कारनामे ना करना पड़े। तो प्रिया कहती है मैं इस बारे में मान से बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी इस बेवकूफी की वजह से हमारे रिश्ते पर कोई भी आँच आए। मैं मान से बहुत प्यार करती हूँ और मैं पूरी जिंदगी उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी भी शादी मेरे मॉम डैड की तरह टूट जाए। मैं अपनी शादी को बचाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मान से प्यार नहीं करती, मैं मान से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ रहना भी चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं रेडी नहीं हूँ इन सब के लिए, इसलिए मैं ये सारे प्लान बना रही हूँ ताकि इस तरह मान को कुछ पता भी ना चले और मेरा भी काम निकल जाए। तो दिया कहती है तुम इतना सोच रही थी, मुझे इस बारे में पता ही नहीं था, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम परेशान मत हो। कि तब उधर से मान भी रेडी होकर आ जाता है। तो प्रिया मान को देखकर स्माइल करने लगती है और यहाँ पर मान प्रिया का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे कार में बिठाता है और बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। तो प्रिया ये सब देखकर काफी नर्वस हो रही होती है और वो दिया को चोरी छुपे कह रही होती है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर रेस्टोरेंट आना होगा और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और प्रिया ये कहकर मान के साथ वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी दिया काफी परेशान हो जाती है कि वो रेस्टोरेंट कैसे जाए क्योंकि प्रिया जहाँ पर जा रही है वो तो VIP जोन है,
वहाँ पर तो उसे ऐसे एंट्री मिल नहीं सकती जब तक कोई वीआईपी बंदा उसके साथ ना हो, कि तभी उसके दिमाग में योट का ख्याल आता है, क्योंकि योट को भी तो वीआईपी मेंबरशिप मिली होती है। तो वो सीधा योट को कॉल करके घर बुलाती है और उसके बाद योट के साथ मिलकर रेस्टोरेंट जाने लगती है। तो योट जब दिया का ऐसा आउटफिट देखता है तो वो दिया से पूछता है, दिया तुम इस कपड़ों में मेरे साथ डिनर पर चलोगी? तो दिया कहती है, हाँ कितना अच्छा तो लग रहा है, इसमें क्या खराबी है? तो योट कहता है, दिया हम लोग डिनर पार्टी पर जा रहे हैं, ना कि सुपर मार्केट में सब्जियां खरीदने जो तुम इस तरह के कपड़े पहनकर मेरे साथ जा रही हो। हम जिस डिनर पार्टी में जा रहे हैं वहाँ सारे लोग ड्रेसअप होकर जाएंगे, अगर तुम इस तरह जाओगी तो खुद का ही मजाक बनाओगी, तुम ऐसे नहीं जा सकती दिया। तो दिया कहती है, योट तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर लिया है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ड्रामा ही भरा हुआ है, इसलिए मैं जैसी रेडी हूँ वैसी ही चलो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो योट कहता है, तुम इस तरह तो मेरे साथ डिनर पार्टी में नहीं जा सकती, तुम्हें ड्रेसअप तो होना होगा, और तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे होटल में इन सारी चीजों का इंतजाम हो जाएगा, बस तुम मेरे साथ चलो। और यहाँ पर योट दिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ मान और पिया डिनर पर जाते हैं। तो यहाँ पर मान पिया का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, और यहाँ पर चेरी भी उन दोनों की शादी की खुशी में उन लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा गाना भी गाती है, जिसे देखकर पिया काफी खुश हो जाती है। आगे चेरी सारे लोगों के सामने मान और पिया को उसकी शादी की ढेर सारी बधाइयाँ देती है, और उसके बाद मान यहाँ पर प्रिया को बहुत अच्छा सरप्राइज देता है, उसके लिए ढेर सारे फायरवर्क करवाता है, जिसे देखकर प्रिया काफी खुश हो जाती है। तो यहाँ पर मान मैक को थैंक्स कहता है, क्योंकि ये सारा इंतजाम मैक ने ही किया होता है, ताकि उनका आज का दिन काफी स्पेशल हो, और मैक का ये सारा प्लान काम भी करता है। प्रिया ये सब देखकर काफी खुश होती है, और मान प्रिया को इतना खुश देखकर वो भी बहुत ही खुश होता है। उसके बाद मैक चेरी को थैंक्स कहता है और कहता है, मैंने तो यहाँ पर बस अपने भाई और प्रिया के लिए एक कैंडल लाइट डिनर अरेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने यहाँ पर गाना गाकर उनकी खुशियों में चार चांद लगा दिया। अगर तुम मुझे इस तरह के आइडियाज नहीं देती ना तो मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं कर पाता। तो चेरी कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, वो मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना, मैंने अपने दिल से उनके लिए ये सब किया है। और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी योट और दिया की एंट्री होती है। तो दिया काफी ड्रेसअप होकर बाहर आती है और वो काफी प्यारी लग रही होती है। तो मैक जब दिया को देखता है तो उसकी नजर दिया से हटने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि दिया काफी प्यारी लग रही होती है, और मैक उसे ही घूरे जा रहा होता है। और ये सब चेरी भी नोटिस कर रही होती है, क्योंकि दिया सच में काफी प्यारी लग रही होती है। इधर मान जब दिया को देखता है तो वो उसे पहचान ही नहीं पाता, और वो प्रिया से पूछता है कि क्या तुम उस लड़की को जानती हो? तो प्रिया जब दिया को रेस्टोरेंट में देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है, और वो मान को बताती है, ये दिया है, क्या तुमने उसे नहीं पहचाना? तो मान ये सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि ये लड़की दिया है, मैं तो इसे पहचान ही नहीं पाया। तो प्रिया जब ये सारी बातें सुनती है तो वो थोड़ा अपसेट हो जाती है, और वो मान को कहती है, मान तुम चाहते थे ना कि मैं इसी तरह ड्रेसअप होकर तुम्हारे साथ डिनर पर आऊं, लेकिन मैं इस तरह ड्रेसअप होकर आई, तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना, मैंने तुम्हारी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया ना। तो मान कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इस कपड़े में भी काफी प्यारी लग रही हो, और वैसे भी मेरे लिए ड्रेस मायने नहीं रखता बल्कि तुम्हारा साथ मायने रखता है, और वैसे भी अगर तुम मुझे इस तरह पसंद नहीं होती तो मैं तुमसे शादी क्यों करता, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। तो प्रिया ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से खुश हो जाती है। इधर योट और दिया डिनर करने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी चेरी उन दोनों को अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करती है, तो वो दोनों उसके साथ जाकर बैठ जाते हैं। तो चेरी यहाँ पर योट को कहती है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो कब से, मुझे ये बात तो पता ही नहीं थी। तो योट कहता है, हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से ही जानते हैं, दिया रिच फैमिली से बिलोंग करती है, और उसका भाई तो एक रिजॉर्ट भी चलाता है। तो चेरी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, और वो दिया से कहती है, अगर तुम्हारा भाई रिजॉर्ट चलाता है तो फिर तुम यहाँ पर ये काम क्यों कर रही हो? तो यहाँ पर दिया के बजाय इस बात का जवाब मैक देता है और कहता है, मैं दिया के भाई को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, और दिया के भाई ने ही कहा है कि दिया को यहाँ पर काम करने के लिए, ताकि उसे यहाँ का एक्सपीरियंस हो सके। एक्चुअली दिया के भाई का यहाँ पर एक जमीन है, और वो लोग यहाँ पर रिजॉर्ट खोलने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वो लोग रिजॉर्ट खोलने से पहले यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि वो लोग ये डिसाइड कर सके कि वो लोग यहाँ पर रिजॉर्ट खोलना चाहते हैं या नहीं। तो योट कहता है, मैक तुम तो बहुत ही काइंड हार्टेड निकले, तुम अपने ही दुश्मन को यहाँ पर रिजॉर्ट खोलने के आइडियाज दे रहे हो, आगे चलकर ये तुम्हारी कॉम्पिटिटर भी बन सकती है। तो यहाँ पर मैक कहता है, तुमने एक कहावत नहीं सुनी है कि हमें अपने दुश्मनों को हमेशा पास रखना चाहिए, ताकि आपको उनकी पल पल की खबर पता रहे। तो चेरी को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर मैक जो भी कह रहा होता है वो सिर्फ दिया को देखकर ही कह रहा होता है। तो यहाँ पर चेरी जानबूझकर दिया और योट से एक पर्सनल सवाल पूछती है और कहती है, मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? तो योट इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, मैं तो दिया के पीछे कब से पड़ा हूँ, पर यही है जो मुझे लाइन ही नहीं दे रही। तो ये बात जैसे ही मैक सुनता है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर चेरी कहती है, योट तुम्हें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, बल्कि तुम्हें दिया का पीछा करते रहना चाहिए, क्या पता आगे चलकर तुम दोनों की बात बन जाए। तो योट कहता है, क्यों
क्यों नहीं। तो इस बात पर तो मैक को और मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो अपनी गुस्से की आग को बुझाने के लिए ढेर सारी वाइन पीता है। इधर दिया जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो योट को अपने साथ बाहर लेकर जाती है और वहाँ जाकर वो उसे खूब मारती है और कहती, मैं यहाँ पर तुम्हें अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाकर नहीं लाई थी जो तुम ये सारा रायता वहाँ पर फैला कर आए हो। तो योट कहता है, अगर मैं वहाँ पर ये सारी हरकतें नहीं करता तो उन्हें शक हो जाता कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए थे। मैं तो बस उन्हीं के खेल में खेल कर उन्हें मात देने की कोशिश कर रहा था। तो अगर मैं ये सारी एक्टिंग नहीं करता ना तो चेरी को शक हो जाता। तो दिया कहती है, तुम यहाँ पर एक्टिंग नहीं बल्कि ओवर एक्टिंग कर रहे थे। आखिरकार तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी योट? तुम्हारी वजह से कितना रायता फैल गया योट। तो योट कहता है, आखिरकार तुम इतना गुस्सा किस बात पर हो रही हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पक्का तुम कुछ न कुछ छुपा रही हो। तो दिया कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो योट कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे और मैक के बीच पक्का कोई न कोई केमिस्ट्री है, इसलिए मुझे सच बताओ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर दिया कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उसे पिया का कॉल आ जाता है और पिया उसे बताती है कि मान मुझे घर लेकर जा रहा है, पक्का वो मेरे साथ कुछ करने वाला है, इसलिए जल्दी से घर आओ और मेरे प्लान पर फोकस करो क्योंकि अब वो मुझे रूम ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। तो दिया कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द घर आती हूँ। और उसके बाद वो योट को कहती है, मेरे साथ जल्दी रूम, मुझे ड्रेस चेंज करना है। और वो योट को अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ दिया काफी नर्वस रहती है कि पता नहीं अब आगे उसके साथ क्या होगा। और ऊपर से यहाँ पर मान रोमांटिक माहौल बनाने के लिए सॉन्ग भी प्ले कर देता है, जिस वजह से दिया काफी नर्वस हो जाती है और वो नर्वस के मारे सॉन्ग को ही बंद कर देती है। तो यहाँ पर मान उसे पूछता है, तुम्हें सॉन्ग पसंद नहीं है जो तुमने इसे बंद कर दिया? तो दिया कहती है, मुझे सॉन्ग बहुत पसंद है लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ तब मुझे शांत वाला माहौल चाहिए, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। तो मान कहता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद दिया मान को कहती है, क्या हम दादी के घर जा सकते? तो मान कहता है, तुम्हें अभी क्यों जाना है? तो पिया कहती है, वो क्या है ना, जब तक मैं दादी को गुड नाइट ना कह दूं तब तक मुझे नींद नहीं आती और दादी को भी नहीं, क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलोगे? तो मान कहता है, ठीक है। तो पिया ये बात सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि वो मान से बचने के लिए तो ये सारे तरीके अपना रही होती है। दूसरी तरफ मैक का भी दिया के बिना बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता और वो बार बार बाहर ही देख रहा होता है कि वो लोग कब वापस आएंगे और बेचारा यही सब सोच सोच कर पगला रहा होता है। और इधर चेरी भी नोटिस कर रही होती है और वो मान से पूछती है, तुम बाहर क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें किसी का इंतजार है? तो मैक यहाँ पर बहाना बनाने लगता है और कहता है, मैं तो बस वेटर का इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर सकूं। तो यहाँ पर चेरी कहती है, वैसे तो मैं 6 बजे के बाद खाना नहीं खाती लेकिन अगर तुम मेरे लिए ऑर्डर करोगे तो मैं जरूर खाऊंगी। तो मैक कहता है, फिर तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करके आता हूँ। और यहाँ पर मैक चला जाता है वेटर से पूछने के लिए और वहाँ जाकर वो खाना ऑर्डर नहीं करता बल्कि वहाँ जाकर वो सीधा ये पूछता है कि क्या तुमने दिया और योट को देखा है, वो दोनों कहाँ पर गए हैं? तो वो वेटर बताता है, मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ पर गए हैं। तो यहाँ पर मैक ये बात सुनकर काफी परेशान हो जाता है कि आखिरकार दिया और योट गए तो गए कहाँ। मैक सीधा चेरी के पास जाता है और वहाँ जाकर काम का बहाना बनाने लगता है और कहता है, मुझे बहुत ही अर्जेंट काम आ गया इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। तो चेरी कहती है, कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो, मैं यहाँ का सारा चीज देख लूंगी। तो मैक कहता है, ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। तो मैक के जाने के बाद चेरी उस वेटर को बुलाती है और उससे पूछती है कि मैक ने अभी अभी उससे क्या पूछा। तो वो वेटर उसे बताता है कि मैक सर योट और दिया के बारे में पूछ रहे थे। तो चेरी जैसे ही दिया का नाम सुनती है उसका पारा तो हाई हो जाता है। दूसरी तरफ मैक सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे योट का रूम नंबर पूछता है तो वो उसे बता देती है। और उसके बाद योट सीधा अपने ऑफिस में जाता है और सीसीटीवी कैमरे में चेक करने लगता है कि क्या वो दोनों रूम तो नहीं गए। और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि योट और दिया एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर योट के रूम गए। ये देखकर तो मैक का पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और उसे काफी गुस्सा आता है कि आखिरकार दिया योट के साथ उसके रूम में क्यों गई है और वो सीधा योट के रूम में जाता है। आगे मैक सीधा योट के रूम में पहुँच जाता है लेकिन वहाँ जाकर वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है कि अगर वो रूम के अंदर गया तो वो जाकर वहाँ क्या कहेगा। उसे तो दिया के भाई का नाम भी नहीं पता। तो यहाँ पर वो पहले दिया के भाई का नाम याद करता है और उसके बाद योट के रूम का दरवाजा खटखटाता है ताकि जब योट उससे पूछे कि तुम मेरे और दिया के मामले में क्यों पढ़ रहे हो तब वो उसे ये कह सके कि उसके भाई मीर ने दिया की जिम्मेदारी उसे सौंपी है तो वो दिया के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकता। और वो बार बार दरवाजा पीटने लगता है पर मीर दरवाजा ही नहीं खोलता। इधर चेरी भी ये सब देख रही होती है और उसे ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ मान पिया को ग्रैंडमा के घर छोड़ता है और कहता है, तुम ग्रैंडमा से मिलकर आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। तो पिया कहती है, ठीक है, और वो अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ पिया ग्रैंडमा के पास जाकर छुप जाती है तो ग्रैंडमा कहती है, तुम कब तक मेरे पास इसी तरह बैठी रहोगी? नीचे मान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए इस तरह की जिद छोड़ो और मान के पास जाओ क्योंकि आज ना कल तुम्हें मान की वाइफ बनना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? तो पिया कहती है, ग्रैंडमा मैं आपको कितनी बार कहूँ कि मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है, अगर तुम्हारे इसी तरह के नखरे रहे ना तो मान तुम्हें छोड़कर किसी
और औरत के पास चला जाएगा और तुम देखती रह जाओगी। तो प्रिया कहती है ग्रैंडमा आप ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मान बहुत ही अच्छा इंसान है, वो इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ग्रैंडमा कहती है हाँ मुझे पता है मान बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन अगर तुम इसी तरह अपने कर्तव्य से पीछे हटती रही तो वो एक दिन पक्का तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, इसलिए चुपचाप जैसा कह रही हूँ वैसा करो। तो प्रिया कहती है ग्रैंडमा आप मुझे इस तरह डराइए तो मत, मैं ऑलरेडी इतनी डरी हुई हूँ और काफी नर्वस भी हूँ। कि तभी प्रिया को दिया का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि मैं घर पहुँच गई हूँ। तो प्रिया ये बात सुनकर खुश हो जाती है और वो ग्रैंडमा को कहती है ग्रैंडमा अब मैं जा रही हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है तुमने जो भी प्लान बनाया है ना वो ज्यादा दिन तक बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तुम्हें एक ना एक दिन मान का होना ही होगा, इसलिए इस तरह के पैतरे छोड़ो और चुपचाप मान को अपने आप को सौंप दो, नहीं तो मान तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और तुम देखती ही रह जाओगी और बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया है। तो प्रिया कहती है ठीक है ग्रैंडमा मैं समझ गई और प्रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे मान और प्रिया घर वापस आ जाते हैं तो यहाँ पर प्रिया काफी डरी हुई रहती है कि पता नहीं उसका ये प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं, और दूसरी तरफ दिया मान और प्रिया की सुहागरात को बर्बाद करने के नए नए प्लान बना रही होती है ताकि आज रात वो उन दोनों को एक आगे वो दोनों घर आते हैं तो प्रिया काफी डरी हुई होती है। तो यहाँ पर मान प्रिया से पूछता है कहीं तुम थक तो नहीं गई। तो प्रिया कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी। तो मान कहता है फिर तो ठीक है। तो प्रिया ये बात सुनकर काफी नर्वस हो जाती है और वो फिर से कहती है कि मैं बिल्कुल थक गई हूँ, अब मैं और कोई काम नहीं कर सकती। तो मान कहता है प्रिया साफ साफ कहो तुम थकी हो या नहीं। तो प्रिया कहती है हाँ मैं बहुत थक गई हूँ। तो मान यहाँ पर प्रिया को गोदी में उठा लेता है और कहता है तुम काफी थक गई हो ना, तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा रूम में लेकर जाता हूँ ताकि तुम्हें थकान ना हो। तो प्रिया ये सब देखकर काफी नर्वस हो जाती है और वो मान को कहती है मान तुम्हें मुझे उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चल सकती हूँ और वैसे भी मैं काफी भारी हूँ, तुम्हें खामखा परेशानी होगी, प्लीज मुझे उतार दो। तो मान कहता है तुम बिल्कुल भी भारी नहीं हो और वैसे भी मुझे वजन उठाने की आदत है और तुम्हारा इतना भी वजन नहीं है कि मैं संभाल ना पाऊँ। और मान प्रिया को गोदी में लेकर रूम में लेकर जाता है। तो बेचारी प्रिया काफी परेशान रहती है कि अब वो इन सारी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले, क्योंकि मान रूम में एंटर करते ही दरवाजे को लॉक कर देता है, जिसे देखकर प्रिया काफी डर जाती है और वो मान से बचने के लिए मान को कहती है कि मैं नहा कर आती हूँ और वो जाने लगती है। पर मान उसे रोक देता है और कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मेरी बात तो सुन लो। तो प्रिया कहती है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो मान यहाँ पर प्रिया के करीब जाने लगता है, जिस वजह से प्रिया काफी डर जाती है और वो मान को कहती है मुझे काफी पसीना आ रहा है और शायद मुझसे बदबू भी आ रही है, इससे अच्छा है कि मैं पहले नहा लूं, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं, ठीक है। और प्रिया फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर मान उसे भागने ही नहीं देता और कहता है मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है जो जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम नहाने के लिए चली जाना। और यहाँ पर मान प्रिया को पकड़कर बेड पर बैठा देता है और कहता है कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो या मेरे साथ डिस्कस करना चाहती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तो प्रिया कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तो मान कहता है प्रिया हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट होने की जरूरत है। और आज शाम में मैंने तुम्हारी और दिया की सारी बातें सुन ली थी और मुझे पता चल गया है कि तुम हमारी सुहागरात को लेकर कंफर्टेबल नहीं हो। कि तभी एक फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर मान प्रिया और दिया की सारी बातें सुन लेता है। दिया यहाँ पर प्रिया को समझाती है कि अगर तुम इतना ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हो तो तुम्हें इस बारे में मान से बात करनी चाहिए, शायद मान तुम्हारी फीलिंग्स समझे और तुम्हें ये सारे कारनामे ना करना पड़े। तो प्रिया कहती है मैं इस बारे में मान से बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी इस बेवकूफ़ी की वजह से हमारे रिश्ते पर कोई भी आँच आए। मैं मान से बहुत प्यार करती हूँ और मैं पूरी जिंदगी उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी भी शादी मेरे मॉम डैड की तरह टूट जाए। मैं अपनी शादी को बचाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मान से प्यार नहीं करती, मैं मान से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ रहना भी चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं रेडी नहीं हूँ इन सब के लिए, इसलिए मैं ये सारे प्लान बना रही हूँ ताकि इस तरह मान को कुछ पता भी ना चले और मेरा भी काम निकल जाए। तो और ये सारी बातें मान भी सुन लेता है और वो समझ जाता है कि प्रिया इन सारी चीजों से काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, इसलिए वो उससे बचने के नए नए तरीके ढूंढ रही है। आगे मान प्रिया को कहता है फ्यूचर में अगर तुम्हें मुझसे कोई भी प्रॉब्लम हो या तुम्हें कुछ भी शेयर करना हो तो सीधा आकर मुझसे कहना, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करूंगा और तुम्हें भी। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस सुहागरात के बारे में नहीं पता था? तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिख रहा कि तुम इन सारी चीजों से काफी अनकंफर्टेबल हो, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रही हो और मैं तो इस बारे में तुमसे बात भी करने वाला था। तो प्रिया कहती है मेरे चेहरे पर साफ साफ दिख जाता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो मान कहता है तुम्हारा चेहरा एक खुली किताब है जिससे मैं पता लगा लेता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन अगर आइंदा से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सीधा डायरेक्ट आकर मुझसे बात करना, क्योंकि अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और
और हम दोनों को पूरी जिंदगी साथ रहना है तो हमें एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। और रही सुहागरात की बात, तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि जब तुम अपना कॉलेज फिनिश करोगी तभी हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि जब तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें डायरेक्टली पटाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये सब इतनी जल्दी हो गया कि मुझे ये सब करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत वक्त है और ये सब करने का भी, तो हम लोग धीरे धीरे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझकर उसकी रिस्पेक्ट करके आगे बढ़े। तो प्रिया कहती है लेकिन मुझे रेडी होने में 1 साल थोड़ी लगेगा, इससे पहले भी तो मैं तैयार हो सकती हूँ ना। तो मान कहता है मैंने 1 साल की बात इसलिए कही क्योंकि अभी तुम यंग हो और ऊपर से तुम्हारी उम्र है नए नए लोगों से मिलने की। अगर तुम्हें कहीं पर किसी से प्यार हो जाए या तुम्हें कोई बंदा पसंद आ जाए तो मैं खुशी खुशी तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर सकता हूँ, इसलिए मैं इन सब में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। तो प्रिया कहती है चाहे मेरी लाइफ में कोई भी आ जाए पर मेरा प्यार कभी भी तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। तो मान कहता है बहुत जल्द हम दोनों हनीमून पर भी जाएंगे और मैं ये सब प्लानिंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ सोना है या तुम्हारे करीब जाना है, बल्कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें और बाद में जब हम इन सारी पलों को याद करें तो हमें खुशी हो कि हमने साथ में कितना अच्छा वक्त बिताया था और शादी को कितना यादगार बनाया था। तो प्रिया कहती है फिर तुम्हें ये सारी बातें भी याद होगी कि मैंने सुहागरात पर किस तरह की नौटंकी की थी और तुम ये सारी बातें याद करके मुझे चिढ़ाओगे भी ना। तो मान कहता है बिल्कुल मैं चिढ़ाऊंगा। तो प्रिया इस बात पर प्रिया हंसने लगती है और फाइनली ये दोनों एक दूसरे से अपनी दिल की सारी बातें कर कर एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी से अपने नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। दूसरी तरफ दिया को पिया की काफी फिक्र हो रही होती है क्योंकि अभी तक पिया बाहर नहीं आई हुई होती है। तो यहाँ पर दिया अपना प्लान स्टार्ट कर देती है और पेट दर्द का बहाना बनाकर मान के रूम के दरवाजे को पीटने लगती है। इधर मान जब ये सब देखता है तो वो पिया का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है तुम्हारी दोस्त आ गई तुम्हें बचाने के लिए, इसलिए जाकर उसे बताओ कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तो बेचारी प्रिया एम्बेरस होकर बाहर निकलती है। तो दिया प्रिया को इस तरह देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो उसे कुछ पूछने ही वाली होती है। उससे पहले ही प्रिया वहाँ से चली जाती है उसके रूम और बेचारी दिया का सामना मान से हो जाता है, जिस वजह से वो पूरी तरह से फंस जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो मान से क्या बात करे। तो वो मान को गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है और मान दिया को ही देखता रह जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि इन दोनों ने मिलकर ही ये सारा प्लान बनाया था और दिया भी कुछ कम नहीं है प्रिया से। आगे प्रिया दिया को सारी बात बताती है तो दिया कहती है मान इतना अच्छा निकलेगा मैंने सोचा नहीं था, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है इसलिए तो वो तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर रहा है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मान से इस बारे में बात कर लो, वो तुम्हारी फीलिंग्स को जरूर समझेगा। देखो उसने तुम्हारी फीलिंग्स को समझा ना। तो प्रिया कहती है तुम सच कह रही हो मान सच में बहुत ही अच्छा है और तुम्हें पता है उसने हम दोनों की सारी बातें भी सुन ली थी। तो दिया जब ये बात सुनती है कि मान ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो प्रिया कहती है जो भी हो बस मेरा काम बन गया ना, अब मुझे इस सुहागरात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और प्रिया ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो दिया कहती है तुम कहाँ जा रही हो। तो प्रिया कहती है मैं मान से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो दिया कहती है तुम अभी मौत के मुँह से बाहर निकली हो और तुम फिर से मौत के मुँह में जाना चाहती हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। उस इंसान ने इतनी आसानी से तुम्हें वहाँ से जाने दिया, कहीं उसका यही प्लान तो नहीं था कि वो तुम्हें इमोशनली करके अपने पास बुलाए। तो प्रिया कहती है दिया तुम क्या बात कर रही हो, मान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और वैसे भी मैं मान को कुछ देने के लिए जा रही हूँ ना कि उसके पास सोने के लिए। आगे प्रिया मान के पास जाती है और उसे अपना डॉल देती है और मान को कहती है मैं इस डॉल से कभी भी अलग नहीं हुई हूँ, मुझे इस डॉल के बिना नींद भी नहीं आती, लेकिन आज ये डॉल मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो मान कहता है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि अगर तुम यहाँ पर नहीं रहोगी तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे दूंगा। तो प्रिया कहती है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही क्योंकि मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है कि मेरा पति मुझे कभी भी चीट नहीं करेगा। मैं तो बस तुम्हें ये बता रही हूँ कि मैं इस डॉल से बहुत प्यार करती हूँ और इसके बिना मुझे नींद नहीं आती, क्या पता मैं आधी रात को इसी डॉल के बहाने तुम्हारे पास आ जाऊँ। और यहाँ पर प्रिया मान को छेड़ने लगती है। तो मान यहाँ पर प्रिया को कहता है प्रिया अगर तुम्हें मेरा इस घर में रहना अनकंफर्टेबल लग रहा है तो मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाता हूँ अपने घर, मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देना चाहता। तो प्रिया कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे इन सब के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और जैसे ही मैं तैयार हो जाऊंगी उसके बाद तो मैं तुम्हें अपने पास से दूर भी जाने नहीं दूंगी। और यहाँ पर प्रिया मान को किस कर लेती है और उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। तो मान ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है कि तभी प्रिया फिर से आती है और मान को फिर से गुड नाइट हनी कहकर वहाँ से चली जाती है। तो मान प्रिया का ऐसा रूप देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि प्रिया ये सारी हरकतें करके काफी क्यूट लग रही होती है। आगे मान बेचारा सोच रहा होता है कि आज तो उसकी सुहागरात है पर आज की रात उसे
इस डॉल के साथ बितानी पड़ेगी अपनी दुल्हन के बजाय। और बेचारा यही सब सोच सोच कर सो जाता है। दूसरी तब मैक अपने स्टाफ से पूछता है कि योट तो अपने कमरे में है ही नहीं, वो कहाँ पर गया है। तो उसकी स्टाफ बताती है कि वो किसी काम से कुछ देर पहले ही होटल से बाहर गए हैं। तो मैक कहता है तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई कि वो अपने कमरे में नहीं है। तो वो स्टाफ कहती है आपने तो बस मुझसे रूम नंबर पूछा था, ये नहीं पूछा था कि योट सर अपने रूम में है या नहीं। तो मैक ये बात सुनकर परेशान हो जाता है कि तभी उधर से योट आ जाता है और वो मैक को कहता है तुम मुझे ढूंढ रहे हो, क्या बात है। तो मैक कहता है तुम कहाँ पर गए थे। तो योट कहता है मैं दिया को छोड़ने के लिए उसके घर गया था, वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, क्या बात है। आगे वो दोनों साइड में जाते हैं जहाँ पर मैक योट को कहता है दिया मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि वो मेरे रिजॉर्ट में काम करती है, अगर उसके साथ कुछ भी ऊंच नीच हो जाएगी तो मैं उसके भाई को क्या जवाब दूंगा। तो योट कहता है मैक तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मैंने दिया के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। तो मैक कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम दिया को अपने रूम में क्यों लेकर गए थे। तो योट ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो मैक से पूछता है तुम्हें किसने बताया कि मैं दिया को अपने रूम में लेकर गया था। तो मैक यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए ये झूठ बोलता है कि उसे स्टाफ ने बताया था, वैसे तुम बताओ उसे तुम अपने रूम में क्यों लेकर गए थे। तो योट यहाँ पर उसे बताता है कि दिया मेरे रूम में कपड़े चेंज करने के लिए गई थी और कुछ भी नहीं, और बाय चांस अगर हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ हो भी जाता तो वो भी कोई इलीगल नहीं होता, हम दोनों अडल्ट हैं, अगर हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी होता तो वो प्यार की वजह से होता और इससे तुम्हारे रिजॉर्ट पर कोई आंच भी नहीं आती। और यहाँ पर योट उल्टा मैक को ही चिढ़ा कर चला जाता है क्योंकि योट को पता होता है कि मैक दिया को पसंद करता है और उसे काफी जलन होती है जब वो दिया को किसी और के साथ देखता है, जिस वजह से मैक को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है ये दोनों ही दोस्त एक नंबर के अनोइंग है, इसलिए तो एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त हैं। अगली सुबह मान की पूरी फैमिली नाश्ता कर रही होती है और वो लोग मान को भी मिस कर रहे होते हैं क्योंकि बिना मान के उन लोगों का घर में मन ही नहीं लग रहा होता। और बेचारा मैक भी अपने भाई को मिस कर रहा होता है क्योंकि वो हर सुबह मान को टीज किया करता था और उसकी चुस्की लिया करता था, लेकिन आज से वो सब भी बंद हो गया होता है, जिस वजह से मैक भी काफी सैड रहता है। इधर मान के पापा भी मान को काफी मिस कर रहे होते हैं। तो मान की मॉम कहती है हनी अब आपको इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि बहुत जल्द हमारे दूसरे बेटे की भी शादी हो जाएगी और उसके बाद हम दोनों ही इस घर में बचेंगे एक दूसरे को कंपनी देने के लिए। तो मान के पापा इस बात पर रोमांटिक हो जाते हैं और अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, उसके बाद हम दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांस लड़ाएंगे। तो मैक कहता है मॉम डैड अपने रोमांस पर कंट्रोल लगाओ, मैं इतनी जल्दी आप दोनों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला, इसलिए ये सारे ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो, मैं आप दोनों के साथ इसी घर में रहूंगा। तो मैक के डैड कहते हैं ओ अच्छा मैक तुम शादी नहीं करोगे, देखना तुम्हारी शादी भी 1 साल के अंदर ही हो जाएगी और तुम देखते ही रह जाओगे। तो मैक कहता है डैड ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरी शादी इतनी जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी नहीं होगी, वैसे मुझे तो आप लोगों की बातें ही समझ में नहीं आ रही, अगर मान और प्रिया एक दूसरे से प्यार करते थे तो कम से कम हमें उन दोनों की पहले सगाई करनी चाहिए थी, उसके बाद शादी, लेकिन आप दोनों ने तो बिना सोचे समझे ही उन दोनों की जल्दबाजी में शादी कर दी। अभी प्रिया तो बच्ची ही है, उसने अपना कॉलेज भी खत्म नहीं किया है, आपको थोड़ा रुकना चाहिए था, उसके कॉलेज खत्म होने के बाद उन दोनों की शादी करनी चाहिए थी। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते ही थे तो वो दोनों एक दूसरे के लिए इतना इंतजार तो कर ही सकते थे ना, लेकिन आप दोनों ने मिलकर उन दोनों की जल्दबाजी शादी करवा दी। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों कुछ मुझसे छुपा रहे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो उसके मॉम और डैडी ये सुनकर काफी नर्वस हो जाते हैं और कहते तुम क्या बात कर रहे हो, हम तुमसे क्या छुपाएंगे। वैसे भी प्रिया और मान एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, उन दोनों की शादी बाद में हो या जल्दी उन दोनों की शादी होनी ही थी, तो फिर ऐसे ही सही। और भूलो मत कि मान का एक पास्ट भी है जिस वजह से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना भूल गया था। हमें तो हमेशा यही डर लगा रहता था कि वो कभी अपने पास्ट को भूल कर आगे बढ़ पाएगा या नहीं, अपनी लाइफ में दोबारा शादी कर पाएगा या नहीं। लेकिन देखो मान को फिर से प्यार हो गया तो हम शादी को डिले नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने जल्दबाजी में शादी कर दी। तो मैक कहता है आप सच कह रहे हैं डैड, मान का पास्ट बहुत ही पेनफुल है जिस वजह से वो काफी टूट गया था और मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई फिर से उन सारे दौर से गुजरे। अच्छा हुआ कि प्रिया मान के सारे जख्मों पर अपने प्यार से मरहम लगाए और मान फिर से पहले जैसा हो जाए। वेल मैक के पेरेंट्स मैक के सामने मान और प्रिया की जल्दबाजी शादी का रीजन ये बताते हैं, पर उनका सही रीजन क्या है और उन दोनों की शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों हुई वो रीजन किसी को भी नहीं पता होता सिवाय इन
अगली सुबह मान रेडी होकर बाहर आता है कि तभी वहाँ पर प्रिया उसे डरा देती है। तो मान ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है और प्रिया से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो प्रिया कहती है मैं अपने पति का दिन बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा पति सबसे पहले मेरा चेहरा देखे। वैसे ये चीज तो रूम में ही हो जाती पर हम दोनों अलग अलग रह रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी ताकि जब तुम बाहर आओ तो सबसे पहले तुम मेरा चेहरा देखो। तो मान ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है और प्रिया से पूछता है तुम यहाँ पर कितने देर से खड़ी हुई हो। तो प्रिया कहती है मैं बस अभी अभी आई हूँ, वैसे आपको नींद अच्छी आई ना। तो मान कहता है वैसे तो मुझे नए बेड पर नींद नहीं आती लेकिन कल मैं काफी थका हुआ था इसलिए मैं जल्दी से सो गया, वैसे तुम्हें अच्छी नींद आई ना। तो प्रिया कहती है मुझे बिल्कुल भी नहीं आई। तो मान कहता है वो क्यों। तो प्रिया कहती है मैं पूरी रात अपने हनीमून के बारे में ही सोच रही थी कि हम लोग हनीमून पर कहाँ जाएंगे। तो मान कहता है तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम हनीमून पर कहाँ जाओगी। तो प्रिया कहती है अभी तक मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मान कहता है तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगा, तुम अब्रॉड जाना चाहती हो मैं तुम्हें अब्रॉड भी लेकर चलूंगा, या फिर तुम बीच पर जाना चाहती हो या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ तुम्हें जाने का मन हो वो मुझे बता दो। तो प्रिया कहती है मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे प्लेन से डर लगता है कि पता नहीं कब वो क्रैश हो जाए। तो मान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा प्रिया, तुम बेकार की ही बातें सोच रही हो। तो प्रिया कहती है जो भी हो पर मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहती बल्कि मैं यहीं पर रहकर कोई ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ पर हमें जाकर अच्छा लगे और हम लोग ग्रैंड माँ से भी ज्यादा दूर ना जा पाए क्योंकि मैं ग्रैंड माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती ना। तो मान कहता है फिर ठीक है, तुम जो जगह डिसाइड करोगी हम वहीं पर चलेंगे। तुम्हें बीच पसंद है। तो प्रिया कहती है हाँ मुझे बीच बहुत पसंद है, मैंने कितने दिनों से नहीं देखा है। तो मान कहता है फिर ठीक है, तुम जगह डिसाइड कर लो, हम दोनों हनीमून के लिए वहीं पर जाएंगे। तो प्रिया ये बात सुनकर खुश हो जाती है और मान को जाकर किस कर लेती है। तो मान भी ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है। तो प्रिया मान को कहती है मैंने तुम्हें मॉर्निंग किस दी, क्या तुम अपनी वाइफ को मॉर्निंग किस नहीं दोगे। तो यहाँ पर मान प्रिया को भी किस करता है और कहता है मेरे पेट में काफी चूहे दौड़ रहे हैं, चलो नाश्ता करने चलते हैं। तो प्रिया कहती है ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दिया और मैक दोनों ही एक ही टाइम पर ऑफिस पहुँचते हैं। तो यहाँ पर मैक दिया को देखकर काफी खुश होता है और वो जानबूझकर दिया के सामने एटीट्यूड दिखाता है ताकि दिया उससे बात करने की कोशिश करे, पर दिया भी मैक से बिल्कुल भी बात नहीं करती क्योंकि यहाँ पर मैक उसे अपना ईगो दिखा रहा होता है, जिस वजह से दिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी मैक को मुंह दूसकर वहाँ से चली जाती है और मैक भी अपने रास्ते चला जाता है। इधर वान को दिया बहुत ही खटक रही होती है क्योंकि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले चेरी के दिल में दिया को लेकर गलतफहमी पैदा करने की, पर चेरी के दिल में दिया को लेकर कोई गलतफहमी पैदा ही नहीं होती। इसलिए वो एक प्लान बनाती है और वो सीधा दिया के पास जाती है और कहती है चेरी सुबह से ही सूट कर रही है और उसने कुछ भी खाना नहीं खाया है, इसलिए उनके लिए अच्छा सा लंच बनाकर उनके रूम में पहुंचा दो। वैसे ये काम तो मैं खुद कर लेती लेकिन मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आ गया है जिस वजह से मैं उसे नहीं देख पा रही, इसलिए ये काम तुम करोगी। लेकिन अगर तुम ये काम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को जाकर कह दूंगी। और यहाँ पर वान जानबूझकर दिया को इमोशनली ब्लैकमेल करती है। तो दिया कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये काम कर दूंगी, बताओ उन्हें लंच में क्या देना है। तो यहाँ पर वान कहती है उन लोगों के लंच में नूडल्स बनाने हैं लेकिन एक प्लेट में सी फूड बिल्कुल भी मत डालना, समझी। तो दिया कहती है मैंने सब कुछ नोट कर लिया है, मैं उनके रूम में लंच पहुंचा दूंगी। तो वान कहती है ठीक है और वो ये सारा कारनामा करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर वान ये सब कुछ जानबूझकर करती है क्योंकि उसे पता होता है कि चेरी को सी फूड से एलर्जी है, इसलिए वो जानबूझकर दिया को अपने प्लान में इस तरह फंसाती है कि दिया को कुछ समझ में ही नहीं आता। दूसरी तरफ प्रिया बंटी के साथ आम बेच रही होती है कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उसके साथ बदतमीजी करते हैं और उसके आम को लेकर तरह तरह बातें बनाने लगते हैं कि ये यहाँ पर आम नहीं बेच रही बल्कि कस्टमर को ठग रही है। तो प्रिया को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो गुंडे जानबूझकर उसके स्टॉल को लेकर घटिया घटिया बातें कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि कस्टमर को भी भड़का रहे होते हैं। तो प्रिया को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है और वो उन गुंडों को अपना आम बेचने से मना कर देती है। तो इस बात पर वो गुंडे जानबूझकर प्रिया के स्टॉल को तोड़ने फोड़ने की बातें करने लगते हैं। तो इस बात पर तो प्रिया को मृगी का दौरा पड़ जाता है और वो सीधा चाकू उठाती है और उन सारे गुंडों पर तान देती है और कहती है मुझे पता है तुम लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम्हारी दाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं गलेगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं कमजोर हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अगर आइंदा तुम मुझे इस मार्केट में दिखाई दिए तो याद रखना मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। तो वो गुंडा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें इस तरह डराओगी तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, कल हम दोबारा वापस आएंगे और तुम्हारे इस स्टॉल को तबाह कर देंगे, इसलिए अपनी बेहतरी चाहती हो तो यहाँ से अपना स्टॉल हटा दो। तो प्रिया कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी गिदड़ भपकी से डरकर यहाँ से चली जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, कल भी मैं अपना स्टॉल यहीं पर लगाऊंगी। अगर तुम में दम है तो यहाँ पर आके दिखाना, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ तुम देख लेना। और यहाँ पर प्रिया उन गुंडों को डरा धमकाकर वहाँ से भगा देती है। तो बंटी यहाँ पर प्रिया को शांत करता है और कहता है तुम्हें उन गुंडों से उलझने की कोई जरूरत नहीं थी, वो गुंडे बहुत ही खतरनाक लग रहे थे
है अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया तो प्रिया कहती है तो मैं क्या करती, उन गुंडों से डरकर अपना स्टॉल बंद कर देती? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये गुंडे शेर हैं तो मैं सवा शेर हूँ, मैं इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरती। दूसरी तरफ चेरी लंच खा रही होती है कि तभी उसे सी फूड से रिएक्शन हो जाता है, जिस वजह से उसकी काफी तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। आगे ये बात सीधा मैक के पास पहुंच जाती है, जहां पर वान मैक के दिल में दिया को लेकर गलत गलत बातें भरती है और उस पर ही सारा इल्जाम लगाती है कि चेरी के साथ जो भी हादसा हुआ है वो सब दिया की लापरवाही की वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि दिया ने जानबूझकर ये सब किया है चेरी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो दिया भी यहाँ पर चुप नहीं बैठती और कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है और वैसे भी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि चेरी को सी फूड से एलर्जी है। मैंने तो बस वही किया जो वान ने कहा था। वान ने मुझे कहा था कि एक प्लेट में सी फूड नहीं डालना है। उसने मुझे ये नहीं बताया था कि चेरी को सी फूड से एलर्जी है। अगर उसने मुझे ये बात बताई होती तो इतनी बड़ी गलती नहीं होती। ये सब वान की वजह से हुआ। तो मैक जब ये सारी बातें सुनता है तो वो कहता है गलती जिसकी भी हो, लेकिन चेरी के साथ जो भी हुआ वो हमारी रिजॉर्ट में ही हुआ है और हमारी ही लापरवाही की वजह से हुआ है। तो वान कहती है दिया तुम तो काफी चालाक हो, इतनी बड़ी गलती करके अब उस गलती को मानने से इनकार कर रही हो। मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि चेरी को सी फूड से एलर्जी है, इसलिए चेरी के प्लेट को अलग लगाना, लेकिन तुमने जानबूझकर चेरी के प्लेट में सी फूड डाल दिया। तो दिया कहती है झूठ बोलना बंद कर, तुमने मुझे नहीं बताया था कि चेरी को सी फूड से एलर्जी है। अगर मुझे ये बात पता हो तो मैं सब कुछ ध्यान से करती, तुमने मुझे एलर्जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और वैसे भी मैं चेरी की कोई फैन नहीं हूँ जो मुझे उसकी एलर्जी और नॉन एलर्जी के बारे में सब कुछ पता हो। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं और यहाँ पर वान तो एक मौका नहीं छोड़ दिया को नीचा दिखाने से और उस पर ही सारा इल्जाम थोपने से। उल्टा वो मैक से ये डिमांड करने लगती है कि दिया को उसके कारनामे की सजा भी मिलनी चाहिए। तो मैक कहता है आज चेरी के साथ जो भी हुआ वो हमारे रिजॉर्ट में हुआ है तो इसकी सारी जिम्मेदारी हमें ही लेनी होगी। और वान तुम दिया पर क्या इल्जाम लगा रही हो, ये तो जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना। दिया तो यहाँ पर क्लीनिंग का काम करती है, लेकिन तुम यहाँ पर वीआईपी रूम के सारे कस्टमर को डील करती हो, तो फिर तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया को क्यों दी, जबकि तुम्हें पता था कि चेरी को सी फूड से एलर्जी है। तुम्हें सब कुछ खुद मैनेज करना चाहिए था। अगर तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया को नहीं सौंपी होती तो आज चेरी के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ होता। इन सब में तुम्हारी भी गलती है, तुम दोनों की ही गलती है, इसलिए तुम दोनों को ही सजा मिलेगी। तो वान ये बात सुनकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो मैक को कहती है एमडी सर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता है जब से मैं इस रिजॉर्ट में आई हूँ तब से मैंने एक भी गलती नहीं की है, तो फिर आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं। तो मैक कहता है वही तो बात है वान, तुमने यहाँ पर आकर कभी भी कोई भी गलती नहीं की, तो फिर तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे होने दी। इस लापरवाही में जितनी जिम्मेदार दिया है उतनी जिम्मेदार तुम भी हो, इसलिए तुम दोनों को ही सजा मिलेगी। और मैक ये कहकर उन दोनों को ऑफिस से जाने को कहता है। दूसरी तरफ प्रिया ग्रैंडमा से गन चलाना सीख रही होती है, पर उसका निशाना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा होता, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। तो ग्रैंडमा कहती है प्रिया परेशान मत हो, आज तुम्हारा पहला दिन है इसलिए तुमसे अच्छे से निशाना नहीं लग रहा, लेकिन अगर तुम हर रोज प्रैक्टिस करोगी तो तुम्हारा निशाना बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो प्रिया ग्रैंडमा के कहने पर फिर से प्रैक्टिस करने लगती है। तो यहाँ पर बंटी ग्रैंडमा को कहता है ग्रैंडमा प्रिया को बंदूक चलाने की क्या जरूरत है, अब तो प्रिया की शादी हो गई है और मान तो है अब प्रिया के साथ वो उसकी रक्षा करेगा, तो अब उसे ये सब करने की क्या जरूरत है। तो ग्रैंडमा कहती है प्रिया को ये सब सीखने की जरूरत है, वैसे भी मान 24 घंटे प्रिया के साथ नहीं रहेगा, तो प्रिया को सेल्फ डिफेंस सीखने की जरूरत है ताकि वक्त रहते वो अपने आप को बचा सके और उन गुंडों को धूल चटा सके, इसलिए प्रिया को ये सब सीखने की जरूरत है। तो और यहाँ पर ग्रैंडमा प्रिया को काफी सपोर्ट करती है और उसे बंदूक चलाना सिखाती है, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस के लिए ये सारी चीजें सीख रही होती है ताकि फ्यूचर में उसे ये सब काम आ सके। इधर मान को जब मार्केट वाले हादसे के बारे में पता चलता है तो वो दौड़ा दौड़ा प्रिया के पास आता है और प्रिया से पूछता है तुम ठीक हो ना। तो प्रिया कहती है तुम्हें इस बारे में किसने बताया ग्रैंडमा, कहीं आपने तो नहीं बताया ना। तो ग्रैंडमा कहती है मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। तभी प्रिया समझ जाती है कि ये सारा कारनामा बंटी का है, बंटी ने ही मान को जाकर चुगली की है। तो मान कहता है प्रिया ये सारी बातें छोड़ो और बंटी पर भी गुस्सा करना बंद करो, मैंने बंटी को कहा था कि वो तुम्हारी पल पल की खबर मुझे ला कर दे। और हाँ, मार्केट में तुम्हें उन गुंडों से भिड़ने की क्या जरूरत थी, अगर वो गुंडे तुम्हारे साथ कुछ कर देते तो फिर क्या होता। तो ग्रैंडमा कहती है मान तुम बिल्कुल ठीक कर रहे, तुम्हें इस लड़की को डांटना चाहिए, ये बिना सोचे समझे ही कुछ से कुछ करने लगती है, खुद की जान की परवाह भी नहीं करती, अब तुम ही इसे सही रास्ते पर ला सकते हो। तो प्रिया कहती है ग्रैंडमा अब गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रही हैं, अभी तो आप मुझे सपोर्ट कर रही थी कि तुम्हें उन गुंडों को खूब मारना चाहिए और अभी आप मान के सामने मेरी ही बुराई कर रही हैं। तो ग्रैंडमा ये बात सुनकर चुप हो जाती है। तो यहाँ पर मान को प्रिया की काफी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो प्रिया को कहता है कि आज के बाद तुम उस मार्केट में बिल्कुल भी नहीं
नहीं जाओगी। अगर तुम्हें आम बेचना ही है तो तुम मेरे फार्म के बगल में अपना स्टॉल लगाकर आम बेच सकती हो। तुम वहाँ रहोगी तो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी और तुम अपना काम भी कर पाओगी। तो ग्रैंडमा कहती है मान बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें मान की बात माननी चाहिए और वैसे भी हमें नहीं पता कि वो गुंडे कौन थे जो तुमसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान कहता है ग्रैंडमा मुझे लगता है कि वो गुंडे जानबूझकर प्रिया से उलझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्रिया हनीमून के बाद तुम हमारे फार्म में ही आम बेचोगी। तो प्रिया कहती है ठीक है जैसा तुम कहो। दूसरी तरफ दिया वान के कारनामे से काफी परेशान रहती है कि तभी वहाँ पर उसका एक कलीग आता है और उसे बताता है कि तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि वान ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है तुम्हें फंसाने के लिए। तो दिया ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है वो ऐसा क्यों करेगी। तो वो कहता है क्योंकि तुम एमडी सर की फेवरेट हो, जिस वजह से वान को काफी जलन होती है, इसलिए वो तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सारा कारनामा कर रही है। तो दिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एमडी सर की फेवरेट बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि वो तो मुझे पसंद भी नहीं करते। तो वो कलीग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे होटल को पता है कि तुम एमडी सर की फेवरेट हो, इसलिए तो कम टाइम में ही तुमने एमडी सर का ऐसा दिल जीत लिया है कि एमडी सर तुम्हारी हर बात मानते हैं। और यही बात वान को अंदर ही अंदर खाई जा रही है, क्योंकि जब से वान यहाँ पर आई है तब से वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो एमडी सर की फेवरेट हो जाए, क्योंकि वो एमडी सर को पसंद करती है, पर एमडी सर उसे घास ही नहीं डालते। और जब से तुम इस रिजॉर्ट में काम करने के लिए आई हो तब से एमडी सर तुम्हारी तरफ कुछ ज्यादा ही झुकाव रखते हैं, जिस वजह से वान को काफी जलन होती है। इसलिए वान तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सारे पैतरे आजमा रही है और वो इतनी आसानी से रुकेगी भी नहीं, वो पक्का तुम्हें इस रिजॉर्ट से बाहर निकाल कर ही रहेगी। तो दिया जब ये सारी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। आगे दिया मैक को जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। तो मैक जैसे ये सब देखता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है कि दिया उस चेरी वाले कांड की वजह से रिजाइन कर रही है। तो यहाँ पर मैक दिया को कहता है तुम उस कांड की वजह से रिजाइन कर रही हो, अगर तुम रिजाइन कर दोगी तो इसका मतलब तुम अपना गुनाह कबूल कर रही हो और सारे लोग तुम्हें ही कसूरवार ठहराएंगे। क्या तुम ये चाहती हो कि सारे लोग तुम्हें ही गलत समझे? इतनी आसानी से गिव अप मत करो दिया, अगर तुम अभी से ही इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम से भागने लगोगी तो लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम को कैसे फेस करोगी। और यहाँ पर मैक काफी परेशान हो जाता है कि कहीं दिया उसके रिजॉर्ट को छोड़कर ना चली जाए। तो यहाँ पर दिया मैक को कहती है शांत हो जाओ, पहले मेरी बात तो सुन लो कि मैं रिजाइन क्यों कर रही हूँ। मैं उस वजह से रिजाइन नहीं कर रही, तुम्हें पता है ना, मेरे भाई को गलतफहमी हो गई है कि मैं तुम्हारे साथ घर से भाग गई हूँ, जिस वजह से वो काफी गुस्सा है और उसने मुझे वार्निंग भी दी है कि अगर मैं इस हफ्ते घर वापस नहीं आई तो वो मुझसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा, इसलिए मुझे घर वापस जाना होगा। और मैं ये रिजाइन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा भाई मुझे दोबारा यहाँ पर वापस आने देगा या नहीं, इसलिए ये लो मेरा रेजिग्नेशन लेटर और इसे अप्रूव कर दो। तो मैक कहता है ये बात की बात है, हम इसे बाद में देखेंगे। और यहाँ पर वो उसके रेजिग्नेशन लेटर को लेने से मना कर देता है। तो दिया उसकी एक बात भी नहीं सुन, उल्टा अपना लेटर उसके कार में छोड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो मैक कहता है क्या सच में तुम वापस नहीं आओगी? अगर तुम्हारा भाई यहाँ पर आने की परमिशन तुम्हें दे देता है तो क्या तुम इस रिजॉर्ट में दोबारा काम करोगी? तो दिया कहती है ये बात की बात है और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि दिया को पता होता है कि मैक को उसकी फिक्र है और वो नहीं चाहता कि वो इस रिजॉर्ट को छोड़कर जाए। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि प्रिया के साथ जिस गुंडे ने बदतमीजी की थी वो गुंडा किसी और का नहीं बल्कि कौन का था। कौन ने जानबूझकर अपने गुंडे प्रिया के पास भेजे थे ताकि प्रिया उन गुंडों से डरकर और दुबककर घर में बैठ जाए और कौन उसके आम के बगीचे पर अपना कब्जा कर ले। पर कौन के सारे मंसूबों पर प्रिया पानी फेर देती है, क्योंकि प्रिया बिल्कुल अपनी ग्रैंडमा की तरह होती है जो बिल्कुल भी लोगों से नहीं डरती और बुराई के खिलाफ आवाज उठाती है, जिस वजह से कौन को बहुत ही गुस्सा आता है कि तभी उधर से पैट भी आ जाती है और वो कौन को उन गुंडों से बात करते हुए देख लेती है। तो वो कौन से पूछती है कि वो लोग कौन थे। तो यहाँ पर कौन पैट को झूठ बोलता है कि वो लोग डिलीवरी वाले थे और वो किसी और के घर का एड्रेस पूछ रहे थे। और यहाँ पर कौन पैट से सारी बातें छुपा कर रखता है। एक्चुअली पैट को भी नहीं पता होता कि कौन उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रहा है।